Let's begin. So last class we were discussing enthalpy of atomization, right? And atomization में हमने क्या डिस्कस किया था कि अगर आपके पास सिंगल एलिमेंट है तो वी ट्राई टू फॉर्म वन मोल ऑफ एटम्स, बट अगर आपके पास कंपाउंड है तो वी टेक वन मोल ऑफ कंपाउंड, राइट? हमने एटमाइजेशन जो है कंप्लीट कर लिया। उसके अलावा उससे पहले हमने फेज चेंज कंप्लीट किया था। बिफोर दैट वी हैड आई थिंक कंप्लीटेड न्यूट्रलाइजेशन। उसके पहले हमने बॉन्ड एनर्जी किया था। बिफोर दैट आई थिंक वी हैड डन न्यूट्रलाइजेशन, कंबशन, न्यूट्रलाइजेशन, राइट? तो हमने ऑलमोस्ट सारे के सारे जो है वो डिस्कस कर लिए। वी आर ऑन द लास्ट एंड ऑफ इट नाउ। जो आपका नेक्स्ट वाला है, जो नेक्स्ट है दैट इज योर स्टैंडर्ड एंथैल्पी। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ dissolution, standard enthalpy of dissolution or infinite dilution. Standard enthalpy of dissolution or infinite dilution. Now ये क्या है और what does this mean? इसको हम represent करते हैं obviously by delta H naught and this is called as dilution. Okay? ये आपका basically infinite dilution ही है या dissolution ही है. You can also write this as delta H naught dissolution. Double S dissolution. Okay? ये क्या होता है? This is the enthalpy change. The enthalpy change when 1 mole of a compound and 1 mole of a substance कर देते हैं, when 1 mole of a substance in its standard state completely dissolves in a large excess of solvent. तो इसलिए हम इसको इनफाइनाइट डाइल्यूशन बोलते हैं। नहीं, अगर आप सिर्फ डेल्टा एच डिस लिखोगे तो हो सकता है कि कोई इसको डिसोसिएशन भी समझ ले। डिसोसिएशन वुड बी सेम एज एटमाइजेशन, तो आप इसको डिसोल्यूशन ही प्रॉपर लिखो। या तो आप चाहे तो सॉल्वेशन भी लिख सकते हो, दैट आल्सो वर्क्स। डेल्टा एच नॉट ऑफ, चाहे तो आप इसको सॉल्वेशन भी लिख सकते हो। ना देखो इसका इक्वेशन कैसे लिखते हो, इट्स वेरी सिंपल। सपोज कर अगर आपके पास है अगर आपके पास है लेट्स से दिस सोल्यूशन में, सपोज करो अगर आपके पास क्या डाला जाए इसमें, ठीक है? तो सपोज करो आप इसमें एथेनॉल डाल रहे हो, CH3OH प्लस H2O, या अगर डिजॉल्विंग इन H2O, ये आपका सॉल्यूट हुआ, ये आपका सॉल्वेंट हुआ। तो इसको डिजोल्व करने में जो भी आपका एनर्जी जाएगा, इसको डिजोल्व करने में जो भी आपका एनर्जी जाएगा, दैट इज योर एंथैल्पी ऑफ डिसोल्यूशन और एंथैल्पी ऑफ सॉल्वेशन। डिजोल्विंग, जो भी आपका एंथैल्पी चेंज आएगा। इसके अलावा एक और जो हम ज्यादा कॉमनली लेते हैं, दैट इज कि अगर मेरे पास Na प्लस गैस फॉर्म में है, इसको अगर मैं एक्वस में डिसॉल्व करूं तो ये जो मुझे Na प्लस एक्वस देगा, दिस इज ऑल्सो डेल्टा एच CH3OH। तो यहाँ पर जो डेल्टा एच नॉट आएगा, दिस इज एंथैल्पी ऑफ दिस सोल्यूशन। Now, enthalpy of dissolution, or also called as enthalpy of hydration. हाइड्रेशन जो है वो आपका डिसोल्यूशन से भी काफी क्लोजली ही रिलेटेड है। पहले आप यहां तक लिख लो। लिखे यहां तक। ओके, ऊपर स्क्रॉल करो, देखो।
standard enthalpy of dissolution or infinite dilution. Now this is also related to standard enthalpy of hydration, dissolution, infinite dilution और hydration. These three are related. Hydration में क्या होता है? When one mole of a substance combines with requisite number of water molecules, or when one mole of gaseous ions completely dissolve in a large excess of water. Okay. Hydration, dissolution, infinite dilution are related. चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ. Hydration, solvation, dissolution or infinite dilution. Okay, these are all related. लिखिए. लिख लिया सभी ने? ओके. ना यहाँ पर देखो इन दोनों में सिमिलैरिटी या डिफरेंसेस क्या क्या होते हैं. सपोज करो कि अगर मैं आपको दूं कॉपर सल्फेट CuSO4. now if you have anhydrous copper sulfate, what is its color? Anhydrous copper sulfate is, आपने स्टैंडर्ड 10 में पढ़ा होगा, करेक्ट. anhydrous copper sulfate is white in color. एंड अगर मैं इसको हाइड्रेट करता हूँ तो जो ये हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट बनाता है उसका कलर क्या होता है बताओ? करेक्ट, इसका कलर होता है ब्लू. ये तो सभी को याद है. नाउ यहाँ पर देखो क्या है कि CuSO4 needs to combine with 5 H2O molecules to form copper sulfate. ठीक है. अब अगर मैं इसमें और वाटर ऐड करता जाऊं तो भी ऐसा नहीं होगा कि ये और वाटर मॉलिक्यूल्स लेते जाए. ओके, व्हाई? बिकॉज वन मॉलिक्यूल ऑफ कॉपर सल्फेट कैन ओनली अटैच विथ 5 molecules of water. Yes or no? Okay, so this is called as enthalpy of hydration, or this is called as enthalpy of infinite dilution. कि अब इसके आगे और ये चेंज नहीं होने वाला है. ओके, कि जितना वाटर आप ऐड कर सकते हैं तो उतना कर दिया. अब अगर आप इसके बाद भी और वाटर ऐड करो तो भी इससे कोई और फर्क नहीं पड़ने वाला है. ओके, इनफाइनाइट डाइल्यूशन में क्या होता है? even if more water is added no enthalpy change takes place. ये पहले सभी को समझ में आया? ओके. नाउ एज अपोज टू दिस, हो सकता है कि मैं ये पूरा का पूरा चीज जो है वो एक सिंगल स्टेप में नहीं करूं. हो सकता है कि मैं इसी चीज को जो है मल्टीपल स्टेप्स में करूं. मल्टीपल स्टेप्स में करूं का मतलब क्या हो सकता है कि मेरे पास CuSO4 हो प्लस मैं उसको सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स नहीं दूं. सपोज करो मैंने इसको सिर्फ एक ही H2O दिया, इट विल फॉर्म CuSO4.H2O. फिर सपोज करो इसी चीज को मैं कंटिन्यू करूं, दैट इज CuSO4.H2O.
plus let's say two more H2O molecules. This will give me CuSO4.3H2O, and then continuing this, that is CuSO4.3H2O plus two more molecules of water. ये मुझे देगा CuSO4.5H2O. अब अगर मैं और वाटर ऐड करूँ तो क्या इसमें और कुछ चेंज होगा? If I keep adding water, अब और इसके आगे कुछ और चेंज हो गया? अब इसके आगे और कोई चेंज पॉसिबल नहीं है. So when we do it step wise, okay, जब आप इसी चीज को स्टेप वाइज करते हो इंस्टेड ऑफ डूइंग इट ऑल टुगेदर एट वंस, तो जब हम इस चीज को स्टेप वाइज करते हैं इसको हम बोलते हैं इंटीग्रल डाइल्यूशन. वी कॉल दिस इंटीग्रल डाइल्यूशन. ओके, and very rarely in some books you may see this as integral hydration. Okay, तो देखो आपका इनफाइनाइट डाइल्यूशन एंड इंटीग्रल डाइल्यूशन में डिफरेंस क्या है? इंटीग्रल में यू डू इट स्टेप वाइज, इनफाइनाइट में क्या होता है कि आप एक बार में बहुत सारा पानी में जो भी आपको सब्सटेंस चाहिए वो आप डाल देते हो. इज दैट क्लियर टू एवरीवन? कॉपी कर लो. डन. The next one is resonance energy. इसके आगे स्टैंडर्ड एंथैल्पी जैसा कुछ नहीं है. This is just resonance energy. Now ये चीज हमने केमिकल बॉन्डिंग में किया था. कंप्लीट नहीं हुआ क्या? H2O है ना? H2O. अच्छा यहाँ पे H2O होगा. और किसी का बचा है क्या? Has everybody completed? Everybody has completed. All right, continue. Now the next one is resonance energy. Now ये चीज हमने केमिकल बॉन्डिंग में डिस्कस किया था कि अगर आपको आपके पास कोई भी स्ट्रक्चर है इसमें कि रेजोनेंस पॉसिबल है, in that case it is not actually the resonance structures which exist in reality. In reality only what exists? Correct. In reality only the hybrid exists. And उसके अलावा हमने एक और चीज डिस्कस किया था कि the resonance hybrid is always most stable, or the resonance hybrid is more stable out of any resonating structure. So resonance energy क्या होता है? Resonance energy is very simply the energy difference between the resonance hybrid and most stable canonical का मतलब सेम एज रेजोनेंस ही होता है, and the most stable canonical or resonance structure. Okay. इसके अलावा resonance RE, resonance energy is always negative. पहले आप ये पूरा लिख लो. लिख लिया? Okay. Now what does this mean? सपोज करो कि आपके पास कोई भी कंपाउंड है. सपोज करो आपके पास कोई भी कंपाउंड है X. Okay, you have a compound X. Now इसके लेट्स से तीन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है. इसके तीन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है A, B एंड C, एंड इसका रेजोनेंस हाइब्रिड है लेट्स से H. राइट, ध्यान दो. कंपाउंड X है, उसके तीन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है A, B एंड C, एंड इसका जो रेजोनेंस हाइब्रिड है दैट इज लेट्स से H. नाउ A का एनर्जी इज फॉर एग्जांपल लेट्स से -20, B का एनर्जी इज लेट्स से फॉर एग्जांपल -15 एंड C का एनर्जी इज लेट्स से फॉर एग्जांपल -25. Okay,
रेजोनेंस हाइब्रिड जो है उसका एनर्जी इज लेट्स से -30। ध्यान दो। नाउ अब आपको क्या समझना है कि जो मुझे रेजोनेंस एनर्जी निकालना है दैट इज द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द रेजोनेंस हाइब्रिड एंड मोस्ट स्टेबल कैनोनिकल स्ट्रक्चर। पे अटेंशन। अब देखो हमने एक चीज डिस्कस किया था कि अगर मुझे स्टेबिलिटी इंक्रीज करना होता है तो एनर्जी क्या करता है? करेक्ट, एनर्जी डिक्रीज करता है। सो आउट ऑफ ए बी सी मेरा वही स्ट्रक्चर मोस्ट स्टेबल होगा जिसका कि एनर्जी मिनिमम होगा। सो यहाँ पे एनर्जी मिनिमम किसका है बताओ? यहाँ पे एनर्जी मिनिमम है सी का। वी हैव टू लुक एट द साइन एज वेल, नॉट जस्ट मैग्नीट्यूड, वी हैव टू लुक एट द साइन एज वेल। ओके, सो इसका जो है मेरा मिनिमम एनर्जी हुआ, दिस हैज मिनिमम एनर्जी और मैक्सिमम स्टेबिलिटी। ओके, मिनिमम एनर्जी और मैक्सिमम स्टेबिलिटी। एंड ये तो मेरा रेजोनेंस हाइब्रिड हुआ। नाउ आर ई आप कैसे निकालते हो? वेरी सिंपली, जो भी मेरा रेजोनेंस हाइब्रिड है माइनस जो भी मेरा रेजोनेंस स्ट्रक्चर है विच इज मोस्ट स्टेबल। तो यहाँ पे देखो मेरा वैल्यू क्या आ जाएगा? -30 माइनस क्या आ जाएगा? -25। ओके, तो इसका वैल्यू कितना है? -5। ओके, आपको ध्यान रखना है रेजोनेंस एनर्जी इज ऑलवेज नेगेटिव। अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है, इफ यू आर गेटिंग कंफ्यूज कि अच्छा मैं फॉर्मूला कैसे यूज करूं, तो बस आप इतना ही निकाल दो कि अच्छा डिफरेंस क्या है। मुझे क्लियरली डिफरेंस दिख रहा है 5 होना चाहिए एंड आप लास्ट में बस एक साइन जो है वो माइनस डालो। ओके, कंप्लीट कर लो। क्लियर हुआ सभी को? नाउ दिस कैन ओनली बी सॉल्व विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। इसको देखो हम एग्जांपल के हेल्प से ही समझ सकते हैं। पहले यहाँ तक सभी ने कॉपी कर लिया क्या? कॉपी कर लिया? ऑलराइट, सो लेट्स टेक एन एग्जांपल, तभी जाके आपको ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। नाउ लुक एट दिस क्वेश्चन। कैलकुलेट द क्वेश्चन में 51 एक बार देखो आप लोग, ये वाला क्वेश्चन अपने अपने कॉपी में लिख लो। ये वाला क्वेश्चन आप सभी अपने कॉपी में लिख लो। डजेंट मैटर, आप बस एग्जांपल लिख लो। जैसे ये आरसीएम का है, ये एग्जांपल आप लोग कॉपी में लिखो, इसको अभी सॉल्व करेंगे। दिस इज जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, इसलिए हमने एक एग्जांपल ले लिया। लिख लिया क्या आप सभी ने? लिख लो। लिख लिया? ऑलराइट, नाउ पे अटेंशन। सो मुझे यहाँ पे क्या निकालना है? कैलकुलेट रेजोनेंस एनर्जी ऑफ N2O। चलो ठीक है, इसमें हम एक सेकंड पे आते हैं। लेट्स फर्स्ट फाइंड आउट। इमेजिन करो कि ये वैल्यू आपको नहीं दिया होता। ओके, दिस इज द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। लेट्स फर्स्ट फाइंड आउट व्हाट इज द थ्योरेटिकल वैल्यू। ना अब देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ? डेल्टा एच नॉट एफ, यानी कि ये कौन सा रिएक्शन है बताओ? ये कौन सा रिएक्शन है? दिस इज फॉर्मेशन ऑफ N2O। नाउ N2O का अगर मुझे फॉर्मेशन लिखना है तो N2O ऑन द प्रोडक्ट साइड आएगा। इसके हिसाब से अब मुझे बाकी सब बैलेंस करना चाहिए, यानी कि आई शुड हैव N2 हियर एंड आई शुड हैव हाफ ऑफ O2 हियर। देखो समझ में आया क्या? समझ में आया? ओके। उसके अलावा देखो N2O का स्ट्रक्चर किस तरह से होता है।
ये चीज आप थोड़ा सा आगे और वैसे भी आपको याद रहने लग जाएगा, बट N2 का स्ट्रक्चर जो है वो कुछ इस तरह से होता है। ओके, ना देखो ये चीज मैंने कैसे प्रिडिक्ट किया है। ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन को चाहिए 2 बॉन्ड्स, तो ऑक्सीजन ने 2 बॉन्ड्स जो है नाइट्रोजन के साथ फॉर्म किया। ना नाइट्रोजन को चाहिए 3 बॉन्ड्स, बट नाइट्रोजन ने यहाँ पे 4 बॉन्ड्स फॉर्म किया है। तो अगर 4 बॉन्ड्स फॉर्म किया है, इसका मतलब इस पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ओके, एंड यहाँ पे नाइट्रोजन को चाहिए 3 बॉन्ड्स, बट उसने 2 ही बॉन्ड्स फॉर्म किए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। समझ में आया? ओके, नाउ सबसे पहले मैं यहाँ पे थ्योरेटिकल वैल्यू निकाल लेता हूँ कि व्हाट शुड हैव बीन द थ्योरेटिकल वैल्यू फॉर फॉर्मेशन ऑफ N2O। नाउ इन दिस केस इट इज प्रीटी सिंपल। देखो मुझे यहाँ पे इसका बॉन्ड एनर्जी का वैल्यू दे दिया गया है, ध्यान दो। सो अगर मेरा इक्वेशन कुछ इस तरह से है, तो देखो मेरा यहाँ पे डेल्टा HF0 क्या आएगा फॉर थ्योरेटिकल वैल्यू। ये तो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू दिया हुआ है, इसको हम अभी एक बार के लिए साइड में रखते हैं। थ्योरेटिकली देखो मेरा क्या आता है, मुझे N2 को ब्रेक करना पड़ता, हाफ ऑफ O2 को मुझे ब्रेक करना पड़ता, एंड देन मुझे N2O फॉर्म करना पड़ता। ओके, सो अब N2 का तो मुझे पता ही है, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड N होता है। एंड ऑक्सीजन में क्या होता है बताओ, ऑक्सीजन ऑक्सीजन में कितने बॉन्ड्स होते हैं? करेक्ट, डबल बॉन्ड होता है। एंड इसका तो स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे एन 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 में डबल बॉन्ड है एंड NO में भी डबल बॉन्ड है। ओके, सो पे अटेंशन। अब देखो मैं लेफ्ट से राइट जा रहा हूँ। सबसे पहले N2 दैट इज N ट्रिपल बॉन्ड N। नाउ N ट्रिपल बॉन्ड N का वैल्यू क्या है मुझे बताओ? 946 है, एंड 946 इंटू 1 लूंगा मैं, तो 1 इंटू 946 प्लस देखो फिर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन यानी कि O डबल बॉन्ड O ना, O डबल बॉन्ड O का मुझे वैल्यू बताओ। करेक्ट, 498 है, लेकिन यहाँ पर क्या है, हाफ है, तो मुझे क्या करना चाहिए, प्लस हाफ ऑफ 498। समझ में आ रहा है? ओके, नाउ माइनस ब्रैकेट ओपन करते हैं। नाउ लेट्स कम टू द प्रोडक्ट साइड। प्रोडक्ट साइड में देखो मेरे पास क्या है, मेरे पास 1 मोल ऑफ N डबल बॉन्ड N है एंड 1 मोल ऑफ N डबल बॉन्ड O है। सो N डबल बॉन्ड N का वैल्यू कितना है? करेक्ट, 418 है, एंड N डबल बॉन्ड O का वैल्यू कितना है? 607। चलो ठीक है, दिस इज 418 प्लस 607। देखो समझ में आएगा? ओके, सो अब देखो अगर मैं इसका नेट वैल्यू निकालू, सो 946 प्लस 249 माइनस ये कितना आएगा, दिस इज 1025। देखो एक बार चेक कर लो, चेक कर लो। ओके, सो अब देखो अगर मैं इसका नेट निकालता हूँ तो कितना आएगा, माइनस माइनस 125 माइनस 124 माइनस 124 प्लस 46 माइनस 124 माइनस 46 माइनस ही आएगा ना, माइनस आएगा या प्लस आएगा? माइनस माइनस 170, एक बार चेक कर लो लेकिन। माइनस माइनस वन, सॉरी प्लस 170। ओके, सो दिस इज प्लस 170। देखो एक बार चेक करो, चेक कर लो एक बार, कैलकुलेशन चेक कर लो। 170 आ रहा है। ओके, नाउ पे अटेंशन, पे अटेंशन। सो अगर मुझे थ्योरेटिकली N2O फॉर्म करना था, सी यहाँ पे बॉन्ड एनर्जी है ना, तो बॉन्ड एनर्जी है तो मेरा क्या रहता है, डेल्टा H रिएक्शन इज इक्वल टू बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। बट अगर डेल्टा एच एफ होता, तो उस केस में अलग चीज होता, डेल्टा एच रिएक्शन वुड हैव बीन डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। आप ऐसे याद रखोगे ना, आप हमेशा कंफ्यूज होगे। आप ये सोचो जो दिया हुआ है उसका मतलब क्या है। बॉन्ड एनर्जी का मतलब क्या था, बॉन्ड ब्रेक करने के लिए एनर्जी। तो रिएक्टेंट्स में ब्रेक कर रहा हूँ, एनर्जी हैज टू बी इन। प्रोडक्ट्स में फॉर्म कर रहा हूँ, एनर्जी हैज टू बी आउट। ओके, अंडरस्टैंड इट इन दैट वे, तब जाके आपको ये चीज याद रहेगा। एनीवेज, सो देखो इसका मतलब क्या आ रहा है कि अगर मैं एक्सपेरिमेंटली N2O बनाऊं तो मुझे एनर्जी चाहिए 82। ओके, लेकिन अगर मैं थियोरेटिकली N2O बनाऊं तो उसके लिए मुझे एनर्जी चाहिए 170। ओके, ना देखो मैं आपको यहाँ पे ये बोला कि अगर आप कभी भी कंफ्यूज हो रहे हो ना कि आपको व्हाट माइनस व्हाट करना चाहिए, तो सिंपली आप क्या करो, आप दोनों का डिफरेंस निकाल दो एंड एक नेगेटिव साइन ऐड कर दो। तो अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस निकालूंगा तो बताओ कितना आएगा, ये भी प्लस 82 है, ये भी प्लस 70 है, तो दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा, 88 आ जाएगा। यस नो? ओके, एंड आप सिंपली क्या करो, लास्ट में एक माइनस साइन ऐड कर दो।
ओके सो अब अगर मैं यहाँ पे देखूं तो देखो आपका आंसर वही है -80। इज दैट क्लियर? ओके और व्हाट वी कैन आल्सो डू इज, अब आप ध्यान दो नाउ, रेजोनेंस जो है ये कैसे पता चला? रेजोनेंस तो हमें एक्सपेरिमेंटली पता चला, ठीक है, या जो आपका एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट आएगा जो आपने एक्चुअल सब्सटेंस के साथ किया है उसमें तो रेजोनेंस का फैक्टर काउंट होके आएगा, यस और नो? या जो आपने एक्सपेरिमेंटल किया है वो तो रेजोनेंस हाइब्रिड का रिजल्ट है। ओके सो दिस इज एक्चुअली द रिजल्ट ऑफ रेजोनेंस हाइब्रिड। ओके एंड थ्योरेटिकली किया है, यानी कि आपने तो कोई इमेजिनरी स्ट्रक्चर लेके किया या रेजोनेंस स्ट्रक्चर लेके किया है। सो वेरी सिंपली रेजोनेंस एनर्जी इज इक्वल टू रेजोनेंस हाइब्रिड माइनस रेजोनेंस स्ट्रक्चर, सो दैट इज 82 माइनस 170 क्या आ जाएगा -80 आएगा, ठीक है। बट अगेन लाइक आई सेड, अगर आप इस चीज में कंफ्यूज हो रहे हो, सिंपली फाइंड आउट द डिफरेंस एंड यूज अ नेगेटिव साइन। क्लियर हुआ ये सभी को? कंप्लीट कर लो। कॉपी कर लिया सभी ने? कॉपी कर लिया सभी ने? ऑलराइट, कंटिन्यू नाउ। कॉपी कर लो। डन। ऑलराइट, गोइंग बैक। सो आपका यहाँ पे रेजोनेंस एनर्जी वाला पार्ट भी हो गया। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज the next part is Kirchhoff's law. Kirchhoff's law. Okay. Now Kirchhoff's law basically क्या बोलता है कि अगर सपोज करो आपके पास A प्लस बी गिविंग यू C प्लस D है, एंड अगर मैं ये रिएक्शन जो है वो मैं T1 टेम्परेचर पे करवा रहा हूँ, एंड T1 टेम्परेचर पे करवाते हुए जो इस रिएक्शन का डेल्टा H आया है दैट इज लेट्स से डेल्टा H1, यानी का मतलब क्या हुआ, मैं इस रिएक्शन को T1 टेम्परेचर पे करवा रहा हूँ और एंथैल्पी चेंज इस टेम्परेचर पे है डेल्टा H1। सो अगर मैं इसी रिएक्शन को T2 टेम्परेचर पे करवाना चाहता हूं, सो इन दैट केस व्हाट इज माय डेल्टा H2? ओके सो फॉर दिस देयर इज अ वेरी वेरी सिंपल रिलेशनशिप दैट वी कैन यूज, that is delta Cp is equal to H2, rather delta Cp is equal to delta H2 minus delta H1 divided by T2 minus T1। पहले आप ये लिख लो। लिख लिया? This is called as Kirchhoff's law। लिख लिया? ना वैसे तो इसका एक्सप्लेनेशन जो है वो जरूरी नहीं है, बट स्टिल देन वील अंडरस्टैंड कि देखो इसका मतलब क्या होता है। इट्स वेरी वेरी सिंपल। लिख लिया पहले सभी ने?
देख लिया। नाउ वी कैन मेक वन ऑफ देम अननोन। आप इसमें से जौन सा चाहे वो वाला अननोन कर सकते हो। विच वन डू यू वांट टू मेक अननोन, H2 और H1? कौन सा वाला अननोन करना है? H2 का अननोन करना है, चलो ठीक है। ओके, लेट्स मेक H2 अननोन। ओके, ना अब अगर H2 मेरा अननोन है तो यानी कि H2 का वैल्यू मुझे निकालना है ना, ध्यान दो। सो H1 मेरे को नोन होगा। नाउ इन दिस केस हाउ विल वी डू इज वी विल टेक A which is initial at a temperature of T2। ध्यान दो, A जो कि आपका T2 टेम्परेचर पे है उसको आप T1 टेम्परेचर पे लेके जाओगे। ओके, we will take that to T1 temperature। B which is also at T2 temperature we will take that as well at T1 temperature। देन अब जब मेरे पास A और B दोनों ही T1 टेम्परेचर पे है तो जब मेरा रिएक्शन होगा गिविंग मी C एंड D, तो मेरे पास डेल्टा H1 का तो वैल्यू नोन है। इफ डेल्टा H2 इज अननोन देन ऑब्वियसली डेल्टा H1 हैज टू बी नोन। सो मैं क्या करूंगा, ए को मैं T1 टेम्परेचर पे लेके जाऊंगा, बी को भी मैं T1 टेम्परेचर पे लेके जाऊंगा। अब ये रिएक्शन जो है ये हो गया। नाउ सी एंड डी बोथ आर एट T1 टेम्परेचर, यस और नो? क्योंकि मेरा रिएक्शन तो यहाँ पर हुआ है तो सी एंड डी बोथ आर एट T1 टेम्परेचर। अब मैं क्या करूंगा कि C1 को जो है मैं T1 से T2 पे लेकर आऊंगा एंड डी को जो है उसको भी मैं वापस से T1 से T2 में लेकर आऊंगा। ओके, सो इफेक्टिवली व्हाट हैज हैपेंड इज instead of doing this reaction in a single step, what we are doing is we are doing this in multiple steps। क्या ये पार्ट आप सभी को समझ में आया? ओके, एंड ये चीज तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। दिस इज बेसिकली योर दिस इज योर हेस लॉ ऑफ हीट समेशन। हेस लॉ ऑफ हीट समेशन क्या था कि अगर आप एक रिएक्शन को सिंगल स्टेप में करो या मल्टीपल स्टेप्स में करो, मेरा रिजल्ट जो है वो तो सेम ही रहेगा। ये सुनो, नाउ अब देखो, तो यहाँ पे वैल्यू आप कैसे निकालोगे? अगर मैं ए को T2 टेम्परेचर से T1 टेम्परेचर पे लेके जा रहा हूँ, ओके, एंड वी कैन टेक एनीथिंग। लेट्स टेक फॉर एग्जांपल एज T2 टू बी हायर देन T1। मैंने फॉर एग्जांपल ले लिया, आप इसको उल्टा भी कर सकते हो, डजंट मैटर। ओके, डजंट मैटर, आप इसको उल्टा भी कर सकते हो। नाउ अब देखो, अगर T2 जो है वो, अच्छा चलो इसको छोड़ो, इसको हम बाद में देखेंगे। ओके, इसको चलो हम बाद में देखेंगे। लेट्स डू इट डायरेक्टली। सो यहाँ पर देखो मेरा एंथैल्पी चेंज क्या आ जाएगा, यहाँ पे माई एंथैल्पी चेंज वुड बी डेल्टा एन सी पी ऑफ ए इंटू T1 माइनस T2, फाइनल माइनस इनिशियल होगा, यस नो? ओके, सिमिलरली यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, एन सी पी ऑफ बी एंड T1 माइनस T2, सेम फाइनल माइनस इनिशियल। ओके, तो मुझे अब आप सी वाला बताओ, यहाँ पे मुझे क्या लिखना चाहिए बताओ? What should I write for this point? Yeah, what should I write the enthalpy change for here? Correct, NCP for C। अब यहाँ पे क्या रहेगा, T2 माइनस T1 आ जाएगा। अब आई थिंक आपको पूरा समझ में आ ही गया। ओके, एंड फॉर दिस पॉइंट व्हाट शुड आई राइट? वेरी सिंपली NCP ऑफ D T2 माइनस T1। देखो समझ में आएगा? समझ में आया? ठीक है। नाउ दिस इज बेसिकली माय मल्टीपल स्टेप्स, दिस इज सिंगल स्टेप, एंड यहां से जाना एंड यहां से जाना हैज टू बी इक्वल। ओके, सो यहां से सिंगल स्टेप में मेरा वैल्यू कितना होता, डेल्टा H2 होता। ये वाला जो है वो डेल्टा H1 है। नाउ लेट्स सम इट अप। सिंगल स्टेप वाला मैंने यहाँ पे लिखा डेल्टा H2। ओके, मल्टीपल स्टेप्स वाला देखो मैं लिख रहा हूँ, मैं एक ही करके यहाँ पे लिखता जा रहा हूँ। दिस इज NCP ऑफ A T1 माइनस T2 प्लस NCP ऑफ B T1 माइनस T2 प्लस डेल्टा H1 कंटिन्यूइंग प्लस NCP ऑफ C T2 माइनस T1 प्लस NCP ऑफ D T2 माइनस T1। देखो समझ में आया क्या? ओके, ये जो है रिएक्टेंट्स का हीटिंग हो गया, ये मेरा रिएक्शन हो गया, और ये जो है मेरा प्रोडक्ट्स का कूलिंग हो गया। देखो चेक करो, देख लिया? समझ में आ रहा है? ओके, देख लिया? अब देखो यहाँ पे T2 माइनस T1 है, यहाँ पे T1 माइनस T2 है, तो इफेक्टिवली अगर मैं इसको बस नेगेटिव यहाँ पे डाल दूं
अगर मैं यहाँ पे एक नेगेटिव डाल दूं तो ये भी मेरा T2 minus T1 हो जाएगा, ऐसा ना? इफ आई सेंड H1 राइट हियर, इफ आई सेंड H1 ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, तो देखो मेरा इक्वेशन क्या बन जाएगा, डेल्टा H2 माइनस डेल्टा H1 इज इक्वल टू, अब अगर मैं T2 minus T1 को कॉमन ले लूँ, T2 minus T1 को अगर मैं कॉमन ले लूँ तो ये मेरा क्या बन जाएगा बताओ, NCPC प्लस NCP ऑफ B माइनस N ब्रैकेट ओपन CP ऑफ A प्लस NCP ऑफ B। देखो चेक करो ऐसा बनेगा क्या? कोई जल्दी नहीं है, आराम से चेक करो। ओके, नाउ ये कौन सा साइड है बताओ, प्रोडक्ट साइड है या रिएक्टेंट साइड है? करेक्ट, ये मेरा प्रोडक्ट साइड है। और ये कौन सा साइड है बताओ? करेक्ट, ये मेरा रिएक्टेंट साइड है। तो इसी चीज को यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, या अगर मैं T2 माइनस T1 को भी यहाँ पे भेज दूँ, सो दैट इज डेल्टा H2 माइनस डेल्टा H1 डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1 इज इक्वल टू, अब बस इसी चीज को कैसे लिख दिया गया, एज डेल्टा C। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? नोट कर लो। When will this chapter get over? Next 15 minutes. नहीं, आपको ये सब याद रखने की जरूरत नहीं है, आप बस यही बेसिक इक्वेशन याद रखो। आप बस यही बेसिक इक्वेशन याद रखो, एंड याद रखो कि डेल्टा सीपी का मतलब क्या होता है। डेल्टा सीपी का मतलब होता है एनसीपी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस एनसीपी ऑफ रिएक्टेंट्स। आप ये चीज याद रखो। ओके, जैसे कि फॉर एग्जांपल, ओके, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको दूं, let's say I give you NH3, okay, let's say I give you 2NH3 gives you N2 plus 3H2, okay। सपोज करो कि आपको सिर्फ इसका डेल्टा सीपी लिखना है, ओके, सपोज करो आपको इसका डेल्टा सीपी लिखना है, तो दिस इज प्रोडक्ट, दिस इज रिएक्टेंट, सो डेल्टा सीपी इज एनसीपी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एनसीपी ऑफ रिएक्टेंट। तो ध्यान दो यहाँ पे आप कैसे लिखोगे, पहले मैं प्रोडक्ट साइड का लिख देता हूं। नाउ N2 का सीपी क्या आएगा बताओ? N2 इज डाई एटॉमिक, चलो मैं इसको पहले डिटेल में लिख देता हूँ ना। N2 का सीपी, ओके, एंड इसके तो मोल्स भी 1 है, इंटू 1 प्लस H2 का सीपी इंटू, अब H2 के मोल्स कितने, H2 के मोल्स तो 3 है, माइनस, ओके, NH3 का सीपी इंटू, NH3 के कितने मोल्स हैं यहाँ पे, करेक्ट 2 है, ओके। नाउ वी कैन पुट ऑल दी वैल्यूज, सो N2 का सीपी would be 5/2R, so 5/2R into 1, एक सेकेंड, 5/2 कैसे आएगा, 7/2 आएगा ना, 7/2 आएगा, ओके। H2 का भी सीपी सेम 7/2R आएगा इंटू 3 माइनस NH3 का सीपी क्या आएगा, 4R आएगा। इज दैट क्लियर टू एवरीवन नाउ? कॉपी कर लो। कॉपी कर लिया, ओके। नाउ ये खत्म होते ही आप एक और फ्रेश पेज में खाली हेडिंग लिख दो, मिसलेनियस, हेडिंग लिख दो मिसलेनियस। ना मिसलेनियस यानी कि अब दिस इज नॉट अंडर एनी स्पेसिफिक टॉपिक, ये चीज आपको कभी कभी हो सकता है इस पे क्वेश्चन आ जाए, सो दिस इज नॉट अंडर एनी पर्टिकुलर टॉपिक। सो मिसलेनियस में आप बस कुछ कुछ पॉइंट्स लिख लो। एक इक्वेशन आपका होता है S इज इक्वल टू के एल एन डब्ल्यू, where W is number of possible arrangements,
number of possible arrangements. Okay, बस memorize कर लो, S is equal to K ln W. Second, delta G system is equal to minus T delta S universe. Third, delta G is equal to VdP minus S dt. Four, delta G is equal to useful work. Delta S is equal to energy. S is equal to K ln W. S, entropy. Delta S is equal to energy which cannot be used for work. And इसके अलावा और क्या होता है? इसके अलावा वैसे और होता तो बहुत कुछ है. At equilibrium, entropy maximum gives free energy minimum. At equilibrium. Okay. So I will suggest कि आप लास्ट में 1 पेज या 2 पेज आप छोड़ दो, ताकि जैसे जैसे आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते जाओ, हो सकता है कि आपको कुछ कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐसे मिले जो कि आप बाद में नोट करना चाहो, बिकॉज थर्मोडायनेमिक्स इज अ ह्यूज चैप्टर एंड द मोर क्वेश्चंस यू प्रैक्टिस, अगर आप सपोज करो 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो तो उसमें कोई ना कोई आपको एक नया कॉन्सेप्ट मिल ही जाएगा एंड मोस्ट ऑफ दोज कॉन्सेप्ट्स विल बी रिलेटेड टू एंट्रोपी एंड एंथैल्पी एंड गिब्स फ्री एनर्जी. टिपिकली आपको नए कॉन्सेप्ट इसमें ही मिलते हैं. सो आई विल से कि आप लास्ट में 1 से 2 पेज छोड़ दो, ताकि इफ यू कम अक्रॉस समथिंग न्यू और समथिंग इंटरेस्टिंग यू कैन राइट दैट डाउन. नोट कर लो. थर्ड वाला डेल्टा जी इज इक्वल टू वीडीपी माइनस एस डी टी. यस, एंड with this your chapter is completed. हाँ, फर्स्ट वाले में डेल्टा एस नहीं है, फर्स्ट वाले में सिर्फ एस है. फर्स्ट वाले में इट इज ओनली एस. With this your chapter is completed. However, okay, however, thermodynamics is a vast chapter. आप जितने क्वेश्चंस करोगे आपको उतने नए नए कॉन्सेप्ट मिलते जाएंगे. So beyond this, any other concept will only come from practicing questions. NH3 आपका पॉलीएटॉमिक नॉन लीनियर था. पॉलीएटॉमिक नॉन लीनियर का CP 4R होता है. वो तो वही फॉर्मूला हुआ ना, बता रहा हूँ. यहां तक सभी ने कंप्लीट कर लिया क्या? Okay, like I said, leave 1 or 2 pages for this miscellaneous, and whenever you solve questions, ध्यान दो, and whenever you solve questions, you will come across some concepts जो कि आप चाहोगे कि आप note down कर लो. So you should always note them down like this. Now, so somebody just asked doubt कि T v to the power gamma minus 1 कहाँ से आया? Okay, in case of reversible adiabatic. ये वाला क्वेश्चन हमने ऑलरेडी सॉल्व किया है. देखो, आपका बेसिक फॉर्मूला क्या होता है फॉर रिवर्सिबल एडियाबैटिक? PV to the power gamma is constant, so PV is equal to nRT और P is equal to nRT by V. तो अगर मैं इस चीज को यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दूं तो क्या आएगा? nRT by V into V to the power gamma minus 1, sorry, V to the power gamma is equal to constant. ये पार्ट तो कांस्टेंट है, मोल्स इज कांस्टेंट, आर इज कांस्टेंट. सो ये तो कांस्टेंट है, मैं इसको हटा देता हूँ. तो अब ये मेरा फॉर्मूला क्या बन जाएगा? टी वी टू द पावर गामा माइनस 1 बन जाएगा. ओके, इस पे तो हमने क्वेश्चन भी किया था एक. क्लियर? ओके, नाउ
Before we practice questions for today, by the way, this chapter is done. However, there will still always be more concepts. Okay, so